हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी, जो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ते हैं ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इस पूरे चैप्टर में 4 सेक्शन है, सेक्शन 125, 126, 127 और 128। जब भी हम कोई भी ऐसा प्रोविजन होता है जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है फॉर वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स, वो सारी चीजें इन 4 सेक्शंस के अंडर में डिफाइन की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 125, जो कहता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसमें कहता है कि कभी भी कोई आदमी जिसके पास सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए, मतलब उसकी खुद की माली हालत अच्छी होनी चाहिए, उसके पास इतने साधन होने चाहिए कि वो दूसरे को मेंटेन कर सकता हो। अगर वो आदमी नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेन करने से, या दोनों ही चीजें, या तो वो मेंटेन करने से मेंटेनेंस में नेग्लेक्ट करता है या फिर रिफ्यूज करता है, सीधा मना करता है कि मैं नहीं मेंटेन करूंगा, आप अपना खर्च देखो, मैं आपका खर्च नहीं उठा सकता। किनका? सबसे पहला अपनी वाइफ का, जो अपने आप को मेंटेन कर नहीं कर सकती, अपने लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड का, चाहे वो मैरिड हो या नहीं, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तीसरा, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड जो डॉक्टर नहीं हो, who has attained majority where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। और चौथा है उसके फादर या मदर जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ कंडीशन ये दी गई, किस पे एप्लीकेबल है? कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास सफिशिएंट मीन्स हो, दूसरा वो आदमी मेंटेन करने से मना कर रहा हो या नेग्लेक्ट कर रहा हो। किसको मना कर रहा हो? अपनी वाइफ को जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, अपने माइनर चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड हो, यानी 18 साल से नीचे के जो हो, चाहे वो मैरिड हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो माइनर हैं तो उनको मेंटेन, और अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। तीसरा, अगर कोई लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है जो 18 साल के ऊपर तो है, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी या किसी इंजरी की वजह से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई मैरिड डॉटर होती है, शादीशुदा अगर कोई बेटी है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और चौथा, उसके फादर या मदर, उस आदमी के जो अपने आप को खुद से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये चार आदमी, ये चार कैटेगरी में आने वाले जो लोग होते हैं, उनको अगर कोई भी आदमी जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, सफिशिएंट साधन है, अगर उससे वो रिफ्यूज करता है उनको मेंटेन करने के लिए या फिर नेग्लेक्ट करता है उनको मेंटेन करने से, तो यहाँ पर क्या होगा? एक मजिस्ट्रेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसको हम जेएमएफसी कहते हैं, उनके कोर्ट में ये मैटर चलता है। और इसमें जब वो ये देखते हैं, पहले प्रूफ मांगते हैं कि आखिर किस बेस पे ये माना गया है कि इन्होंने रिफ्यूज किया है या नेग्लेक्ट किया है मेंटेन करने से, उसका प्रूफ देखेंगे। और ये प्रूफ देखने के बाद वो ऑर्डर करेंगे उस आदमी को कि ये जो भी है, जो भी कंसर्न पर्सन, चाहे वो वाइफ हो या फिर चाइल्ड हो या फादर हो या मदर हो, उसको मंथली रेट पर एक मेंटेनेंस अमाउंट जो है, जिसको मंथली अलाउंस बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए, वो उनको प्रोवाइड करने के लिए। इसका अमाउंट क्या होगा और ये किस तरीके से पे किया जाएगा, ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी जिसको हम बोलते हैं। प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट मे ऑर्डर, he is a father of a minor child referred in the clause B to make such allowance until she attains her majority, and if the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child if married is not possessed of sufficient means। और अगर ये बेटी के लिए भी ऑर्डर दिया जा सकता है, बेटी को मेंटेन करने के लिए जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अगर वो 18 साल के नीचे है और अगर उसका पति जिसके साथ शादी हुई है वो अपने आप को मेंटेन या इसको मेंटेन नहीं कर सकता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए किसी आदमी को मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकती है। प्रोवाइडेड, यहाँ कंडीशन दिया गया, फर्दर दैट मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रीसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस। क्या होता है कि जब भी आप कोई आदमी अगर वो जेएमएफसी के अंडर में के कोर्ट में जाकर के अप्लाई करता है कि उसको सेक्शन 125 के अंडर में अलाउंस चाहिए, यानी वो आदमी अपना एक प्रूफ लेकर के जाता है कि ये आदमी जो उसका पेरेंट हो सकता है, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका सन हो सकता है या डॉटर हो सकती है, और उसमें ये मेंशन करता है कि ये आदमी के पास सफिशिएंट मीन्स है, मेरे पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि मैं अपने आप को मेंटेन कर सकूं, अपना जीवन खर्चा चला सकूं, तो वहां उसके लिए एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे एक मंथली अलाउंस दिया जाए।
ये जो पीरियड होती है, जो एप्लीकेशन जब से सबमिट होता है उसके बाद सारे एविडेंसेस देखे जाते हैं, उस आदमी को नोटिस दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है, वो अपने साइड से अपने सारे एविडेंसेस को रखता है, दोनों पक्ष की दलीलें होती हैं और ये सारे प्रोसेस होने में बहुत टाइम जाता है। तो तब तक के ड्यूरेशन के लिए एक इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर निकाला जाता है। ये इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर का मतलब होता है जो जैसे ही मैटर सामने आया उसके बाद अभी करंट वस्तु स्थिति को देखते हुए उस मजिस्ट्रेट को जितना अमाउंट और जिस तरह का मंथली अलाउंस उसको सही लगता है, एक सर्टेन अमाउंट को डिसाइड करता है और वो चीज़ों का ऑर्डर उसको आदमी को किया जाता है कि वो इमीडिएटली उसको पे करना शुरू करे। ये जो पेमेंट होता है ये तब तक के लिए वैलिड होता है जब तक कि इस पूरे मैटर का फाइनल जजमेंट नहीं आता है, यानी मंथली अलाउंस फाइनली सब तरीके से सेटल नहीं हो जाती है, तब तक के लिए इंटरिम मेंटेनेंस है, ये उसी पीरियड के लिए वैलिड होता है। तो ये सेक्शन हमारा बोलता है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expense of proceeding under second provision shall, as far as possible, be disposed within 60 days. और ये जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ बताया गया है कि ये 60 दिनों के अंदर में इसका मैटर सुन करके और इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर इमीडिएटली दे दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन। जिस दिन से ये एप्लीकेशन उस आदमी को दिया गया उसके 60 दिनों के अंदर में इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो पास किया जाएगा उसके अंदर में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीजों की डिफिनेशन जो मैंने अभी ऊपर बताई थी कि यहाँ पे दिया है माइनर किसको समझा जाएगा और वाइफ का क्या मतलब है। तो माइनर का मतलब होता है मीन्स ऑफ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में जिसने मेजोरिटी नहीं लिया है। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा जो 18 साल के ऊपर नहीं है उसको माइनर कहा जाएगा, जो 18 साल के ऊपर होगा उसको मेजर माना जाता है। Wife means includes a woman who has been divorced by or obtained a divorce from her husband and has not been remarried. यहाँ पे वाइफ के डिफिनीशन में वो विमेन को भी लाया जाएगा जिसका किसी के साथ डिवोर्स हो चुका है या जिसने डिवोर्स ऑलरेडी ले लिया है और वो फिर से मैरी नहीं की है। यानी इसमें क्या होता है कि अगर सपोज कभी ऐसा होता है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ उनके बीच में डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद जो भी उनके बीच के डिवोर्स के टर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर सपोज डिवोर्स पर म्यूचुअल कंसेंट होता है और दोनों आदमी में से कोई एक दूसरे पर कोई क्लेम नहीं करता है कि मुझे कोई मंथली अलाउंस चाहिए, लेकिन उसके बाद सर्टेन कंडीशन ऐसे बदलती हैं जिसके वजह से कोई वाइफ जो है वो अब अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है और उसका डिवोर्स तो हो चुका है इस आदमी के साथ लेकिन उसने फिर से शादी नहीं की है, तो वो भी वाइफ की डिफिनेशन में आएगी। यानी वो भी अपने पहले पति के साथ उसके ऊपर क्लेम कर सकती है कि वो एक मंथली अलाउंस प्रोवाइड करे। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी होती है कि ये तब तक के लिए वैलिड होता है जब तक कि वो फिर से शादी ना कर ले या फिर जब तक कि वो अपने आप को खुद से मेंटेन नहीं करने की कंडीशन में होती है। ये था हमारा सेक्शन 125 का सबसेक्शन 1। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। Any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expense of proceeding shall be payable from the date of order, and if so ordered from the date of application for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be। जब भी किसी को मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाएगा या कोई भी प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस जो इस पूरे कानूनी प्रक्रिया में जो खर्चा लगेगा उस पार्टी को, वो भी हो सकता है कि उसके पास ना हो, उसने किसी से पैसा लेकर के और फिर ये वकील की फीस दी हो या कोर्ट के एप्लीकेशन की फीस दी हो, तो इसमें जो भी खर्चा आता है ये भी देने के लिए और इंटरिम मेंटेनेंस का जो दिया जाएगा ये जिस दिन एप्लीकेशन किया गया था उस दिन से उसकी काउंटिंग की जाती है। Subsection 3. Any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may, for the breach of the order, issue a warrant for levying the amount. अगर कोई आदमी जिसको कि कोर्ट ने ऑर्डर किया, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने ऑर्डर किया है कि आपको इस आदमी को मंथली इतना अमाउंट देना है, चाहे वो इंटरिम के लिए हो चाहे फिर वो परमानेंट के लिए हो, इन दोनों ही केसेस में अगर वो उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है बिना किसी सफिशिएंट कारण के, तो वहां पे मजिस्ट्रेट एक वारंट इशू कर सकता है उस आदमी के नाम पे ताकि वो उस अमाउंट जो है जो उसके नाम पर ड्यू है जो भी मेंशन किया गया था उस ऑर्डर में उसको लेवी करने के लिए। और इसके अकॉर्डिंग अगर वो आदमी को चाहे तो उसको सेंटेंस भी किया जा सकता है उस एक जितने भी मंथ के अलाउंस के लिए उसको मेंशन किया गया उतने के पूरे पार्ट के लिए या फिर उसके एक सर्टेन पार्ट के लिए जो भी अनपेड रहता है इस वारंट के ड्यूरेशन में। और ये जो
इसके लिए उसको जेल के अंडर भी डाला जा सकता है। जो जेल का टर्म जो होता है वो मैक्सिमम 1 महीने तक का हो सकता है, या फिर तब तक जब तक कि उसने पेमेंट ना कर दिया। तो यानी अगर कोई आदमी इस ऑर्डर को करने से मना करता है, वो बोलता है मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ ड्यू टू एनी रीजन, और सफिशिएंट रीजन प्रोवाइड नहीं करता है वहाँ कोर्ट में, उसके जो प्रोवाइडेड रीजन जस्टिफिएबल नहीं लगते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर कर सकता है कि उसको जेल की सजा दी जाए, और वो 1 महीने तक का टर्म हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर उसको ऑर्डर किया गया, उसको जेल में भेजा गया, जेल कस्टडी में भेजा गया, और वहां पर उसके 2 दिन के बाद उसने बोला मैं देता हूँ, और वो पैसा उसने दे दिया, तो फिर जब वो पेमेंट कर देगा, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाएगा। Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application has been made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it has become due। और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर सपोज आज के डेट में अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि मिस्टर एक्स को पे करना है अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज अपनी वाइफ वाई को, नाउ आज के दिन से लेकर के, आज से ये ड्यू हो गया जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ, आज से लेकर के अगले 1 साल के अंदर अगर वो आदमी पे नहीं करता है, तो इसके ड्यूरेशन के अंदर कभी भी वाई जो है वो अपने पति एक्स से ये अमाउंट क्लेम करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकती है। लेकिन अगर ये जो पीरियड के लिए एप्लीकेशन डालेंगे तो वहां पे वारंट नहीं इशू किया जाएगा 1 साल के ड्यूरेशन के अंडर में, इसके बाद के ड्यूरेशन में होगा तो किया जा सकता है। Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may order any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for doing so। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि कोई भी आदमी वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि वो मेरे साथ रहे, और ऐसा कंडीशन डालने के बाद अगर उसकी वाइफ रिफ्यूज करती है, वो बोलती है मुझे मंथली मेंटेनेंस चाहिए लेकिन मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ, और वो नहीं रहने के लिए मजिस्ट्रेट ग्राउंड्स पूछेगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इसके साथ नहीं रह सकते हैं। अगर वो ग्राउंड्स जस्टिफिएबल नहीं लगते हैं तो वहां पर ये जो ऑर्डर है वो मंथली अलाउंस का ऑर्डर जो है वो उसको नहीं पास किया जाएगा। अगर वो रीजंस जस्टिफाइड लगते हैं तो वहां पर कोई मजिस्ट्रेट बोल सकता है अपने हस्बैंड को कि ये वाइफ भले ही आपके साथ नहीं रह रही है लेकिन फिर भी आपको मेंटेन करना है। अब यहाँ पे जो भी बात की जा रही है इससे एक चीज समझ में आती है कि ये जो वाइफ के डिफिनीशन में अभी हमने पढ़ा कि डिवोर्स्ड वेमेन की भी बात की जाती है, तो यहाँ पे डिवोर्स वेमेन की बात नहीं की जाती। ये मैरिड जो वाइफ रहती है, जो वो अगर बिना रीजन घर छोड़ के कहीं चली जाती है, जो रीजन प्रोवाइड करती है वो कोर्ट को जस्टिफाइड नहीं लगते हैं, जिस आदमी के लिए ऑर्डर पास करने के लिए कहा जाता है वो कहता है कि मैं मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ लेकिन बशर्ते कि ये मेरे साथ आकर के रहे, तो कोर्ट वहां पे उनको रहने के लिए साथ में कह सकता है। अगर वो रीजन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से कि वो नहीं रह सकती है साथ में, वो रीजन अगर जेन्युइन लगते हैं तो उस आदमी को कहा जाए कि आप अपनी जगह रहिए, मैडम अपनी जगह रहेंगी, और आप इनको मंथली अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर वो कोई वाइफ अगर कोई रीजन प्रोवाइड नहीं करती हैं, या फिर उनके द्वारा प्रोवाइड किए हुए जो रीजन होते हैं वो जस्टिफाइड नहीं होते हैं, तो उस केस में कोर्ट उनको मंथली ऑर्डर अलाउंस देने से मना कर सकती है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया, इफ अ हस्बैंड हैज contracted marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be a reason just ground for the wife's refusal to live with him। तो यहाँ ये कहता है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि रीजन मांगा गया वाइफ से कि आप क्यों हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं, वहां वाइफ ये बताती है कि इन्होंने ऑलरेडी, इसके जो हस्बैंड है उसने ऑलरेडी कोई दूसरी औरत के साथ शादी कर ली है, या वो किसी मिस्ट्रेस को अपने पास रखता है, किसी अनदर लेडी को अपने पास एज अ वाइफ बिना मैरिज के रखता है, तो वहां पर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। तो ये रीजन अगर प्रोवाइड करती है वाइफ और ये प्रूफ होता है कि हाँ वो आदमी ने ऑलरेडी एक वीमेन को रखा हुआ है अपने पास, तो उसको एक वैलिड रीजन माना जाएगा, और उस बिहाफ में, उस केस में उस आदमी को ये लेडी को साथ में रहने के लिए नहीं कह सकते हैं और उसको फिर भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये था हमारा सबसेक्शन 3। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 बोलता है नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent।
तो सबसेक्शन 4 बोलता है कि कभी भी कोई वाइफ जो होता है, कोई वाइफ को अपने हस्बैंड से इस ऑर्डर के अंडर में वो मंथली अलाउंस क्लेम नहीं कर सकती है अगर पहला कंडीशन कि वो एडल्ट्री में रह रही हो, दूसरा बिना सफिशिएंट रीजन के वो अपने पति के साथ नहीं रह रही हो, तीसरा अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे से अलग रहते हो, सेपरेटली म्यूचुअल कंसेंट से रहते हो। तो इन 3 कंडीशंस में वाइफ इंटाइटल्ड नहीं होती है कि वो फाइनल मेंटेनेंस या फिर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए वो एक मंथली अलाउंस अपने हस्बैंड से मांग सके। सबसेक्शन 5 कहता है ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री और दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड एंड दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो बोलता है इसके लिए जो प्रूफ होगा वो वाइफ के फेवर में जो कि वो अडल्ट्री में रहती है कि नहीं रहती है या फिर सफिशिएंट रीजन उसने प्रोवाइड किया गया था या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से था, इसका जो भी ऑर्डर होगा वो सिर्फ कहा करके नहीं होगा, उसका वो प्रूफ लिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सबसेक्शन सेक्शन 125 के सारे सबसेक्शंस और इसमें पूरा डिफाइन किया गया है कि कौन एप्लीकेबल है मेंटेनेंस लेने के लिए, किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या कंडीशंस है एप्लीकेबिलिटी के लिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं वन सेक्शन 126 जो बात करता है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। इसमें बोलता है प्रोसीजर अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। पहला वेयर ही इज और दूसरा वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड, तीसरा वेयर ही हैज रिसाइडेड विद हिज वाइफ और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड। एप्लीकेशन कहाँ डाला जा सकता है, तो सबसे पहले जहां पर वो आदमी रह रहा हो, दूसरा जहां पर उसकी वाइफ वो या उसकी वाइफ रहते हो, तीसरा जहां पर कि वो लास्ट अपने वाइफ के साथ रहता था या फिर जहां पर अगर वो उसके जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसकी मदर के साथ जहां पे रहता था। ये 3 कंडीशन दिए हैं। ये 3 कंडीशन का मतलब होता है कि अब यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेबिलिटी के लिए हमने देखा था कि कौन कौन लोग एप्लीकेबल हैं जो मंथली अलाउंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो पहला था उसमें कोई आदमी जो मदर फादर हो सकता है, वो अपने बेटे से के लिए क्लेम कर सकता है। एक लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो सकता है जो माइनर हो, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो सकता है जो मेजर हो लेकिन वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता है ड्यू टू सम डिसेबिलिटी और एनी काइंड ऑफ इंजरी, और वाइफ। तो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जहां कोई भी आदमी सेक्शन 125 के अंडर में जो प्रोसीडिंग चलेगी वो कहाँ पे चलेगी, तो सबसे पहले जहां वो आदमी रहता हो, दूसरा जहां पर वो या उसकी वाइफ रहती हो, यानी ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता है जब लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड या फिर जो पेरेंट्स के लिए सेक्शन होता है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा जहां पर कि वो अपनी वाइफ के साथ लास्ट रिसाइड करता था, तो ये चाइल्ड के वाले केसेस में भी एप्लीकेबल होता है, वाइफ वाले केस में भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन पेरेंट्स वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस केस में भी जहां पर अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड का मैटर हो तो वहां जहां अपनी उसकी जो इलेजिटिमेट चाइल्ड की जो मदर होती है उसके साथ वो आदमी जहां लास्ट रहता था, ये इतने सारे जगहों पर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो कोर्ट में ये प्रोसीडिंग चल सकती है। दूसरा सबसेक्शन कहता है ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summons case। ये कहता है कि जितने भी एविडेंस इसमें प्रोड्यूस किए जाएंगे वहां पे जिस आदमी के अगेंस्ट में ये मैटर चल रहा है, जिसको मंथली मेंटेनेंस उसको जिससे मांगा जा रहा है, उसके प्रेजेंस में होगा, उसको हर रीडिंग में जब भी कोर्ट की तारीख होगी उसको प्रेजेंट रहना होगा। और अगर ड्यू टू सर्टेन रीजंस उसके पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस किया गया है, यानी वहां पे उसको बोला है कि वो पर्सनली उसका आना जरूरी नहीं है, उसका वकील आकर के उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उस केस में वहां पर उसके वकील के द्वारा उसको उसका एविडेंस सबमिट किया जाएगा, उसके सामने रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसका जो प्रोसेस चलता है वो प्रोसेस होता है जो समन्स केसेस के लिए प्रोसेस प्रिस्क्राइब है। हम अभी आगे पर देखेंगे कि वहां पे समन्स केसेस का ऑर्डर क्या होता है और वारंट केसेस का या सेशन केस के प्रोसीडिंग्स किस तरीके से चलते हैं, सब अलग अलग कैटेगरीज जो होती हैं। यहाँ पे इस सेक्शन में सिर्फ इतना बताया गया कि इसमें वो प्रोसीजर चलेगा जो कि समन्स केस का प्रोसीजर होता है। Provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willingly avoiding service or willingly neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte।
यहाँ ये कहता है कि अगर कभी मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि ये जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करना है वो आदमी जानबूझ करके इस समन की सर्विस को नेग्लेक्ट करता है, उसको अवॉइड कर रहा है, वो चाह रहा है कि समन उस तक पहुंचे ही नहीं, या फिर अगर पहुंच रहा है वो फिर भी रिफ्यूज कर रहा है आने से कोर्ट में, तो उस केस में मजिस्ट्रेट जिनके अंडर ये मैटर चल रहा है वो इसका एक्स पार्टी डिसीजन दे सकते हैं। एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब होता है कि जहां पर एक पार्टी अवेलेबल नहीं होती है तो दूसरे पार्टी को जो मैटर रहता है उसके एविडेंसेस को सुन करके उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया जाता है। एंड any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to the payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। और उसके अलावा इस तरह का जो भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया जाएगा उसको दूसरा जो आदमी जो उससे जो उसका पार्टी होगा जो एक्स पार्टी में प्रेजेंट नहीं था और उसके अगेंस्ट में ये जजमेंट दे दिया गया, वो 3 महीने के अंदर में अप्लाई कर सकता है। इसके साथ वो रीजन बताएगा कि क्यों वो जो ड्यूरेशन था वहां पर उस दिन नहीं पहुंच पाया और उसका प्रेजेंस को वहां पर जिस दिन जरूरी था उसका आना लेकिन वो नहीं आया, उसके अपीयरेंस के नहीं आने की वजह से कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया, तो इसके लिए वो 3 महीने के अंदर अप्लाई कर सकता है कि ये इस रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाया। कोर्ट उसके अकॉर्डिंग जो भी मैटर्स रहेंगे उसके रीजन को सुनेगी और अगर उसको लगता है कि ये आदमी जो रीजन प्रोवाइड कर रहा है वो जेन्युइन रीजन है जिसके वजह से वो उस दिन नहीं आ पाया था कोर्ट में, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग उस पूरे मैटर्स को सुन करके वो सारा मैटर का डिसीजन लेगी। ये भी डिसीजन लेगी कि जो अपोजिट पार्टी को इसके वजह से नए पूरे प्रोसीडिंग होने की वजह से जो खर्चा आया है उसके कॉस्ट को भी ध्यान में रख करके उसका एक टर्म बनाया जाए कि ये आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो आदमी एग्री कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। तीसरा, the court in dealing with application under section 125 shall have power to make such order as to the cost as may be just। और ये पूरे सब सेक्शन 125 के अंडर में जो भी मैटर्स आते हैं मजिस्ट्रेट को जितना कॉस्ट लगता है कि कितना कॉस्ट दूसरे पार्टी को देना सही रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करेंगे। 127 अल्टरेशन इन अलाउंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर अगर कभी ऐसा होता है कि कोर्ट में कोई एप्लीकेशन डाला गया उसके बेस पे एक सर्टेन कंडीशंस थे और उस कंडीशंस के बेस पर जो भी जजमेंट होना था उसके लिए अप्लाई किया गया, लेकिन ये कोर्ट का प्रोसीजर लंबा चला और इसके बीच में कंडीशंस बदल जाते हैं, तो जो अलाउंस रहता है उसको अल्टर करने के लिए एप्लीकेशन डाला जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मंथली अलाउंस सबमिट किया गया है, परमानेंट मंथली अलाउंस, और वो उसका डिसीजन हो गया कि मिस्टर ए जो है वो मिस बी को 5,000 रुपये पर मंथ अलाउंस देंगे, लेकिन इसके पूरे ये ड्यूरेशन होने के बाद 2 साल बाद कुछ ऐसा रीजन आता है जिसकी वजह से अब वो 5,000 रुपीज सफिशियंट नहीं है, तो उस केस में एप्लीकेशन किया जाता है सेक्शन 127 के अंडर में कि वो जो अलाउंस है उसको बदला जाए। इसका सब सेक्शन 1 कहता है ऑन प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन, कभी भी कोई पर्सन जो कंसर्न है उसके अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांस होता है उसके बेस पे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस कुछ भी उसके रीजंस होते हैं जिनसे जिनके ऊपर ये इनकी लाइफ और इनके मंथली अलाउंस डिपेंड करते हैं। रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी हो सकता है या फिर जो परमानेंट होता है उन दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। और ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू पे अ मंथली अलाउंस और फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर, इनमें से किसी के लिए भी जिस पे भी ये सेक्शन अप्लाइड हो उन सभी में से कोई भी आदमी के कंडीशंस में अगर कोई चेंज होता है, as the case may be, the magistrate may make such alteration as he thinks fit in the allowance for the maintenance or the interim maintenance as the case may be। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कि कोर्ट का मैटर चलता है जहां पर कि मंथली मेंटेनेंस के लिए मिस बी जो है वो मिस्टर ए से क्लेम करती है, वो उस वक्त जो कंडीशंस थे उसके अकॉर्डिंग उनकी एक जॉब थी जिसका एक सर्टेन अमाउंट था जो मंथली उनको सैलरी मिलती थी। नाउ अभी जब ये मैटर चल रहा है उसके 1 साल 1.5 साल के बाद ऐसा होता है कि उनका मंथली जो सैलरी मिलती है वो चेंज हो जाती है, वो या तो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा घट जाती है, सपोज उनकी नौकरी चली जाती है, तो अब उनके पास खुद ऐसा कंडीशन नहीं है कि वो मंथली अलाउंस दे सकें, या फिर वहाँ पे ऐसा है कि वो जितना अमाउंट डिसाइडेड था उतना नहीं दे सकते हैं, या फिर ये सकता है कि वो अब ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन उसके बेस पे जो उनकी वाइफ और बच्चे या फिर मदर फादर को जो अमाउंट वो देते थे वो अब सफिशिएंट नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पे एप्लीकेशन किया जाता है अल्टरेशन इन अलाउंस के लिए।
नेक्स्ट सब सेक्शन 2 कहता है वेर इट appears to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court any order made under section 125 shall be cancelled or varied he shall cancel or order as the case may be vary the same accordingly। तो जो भी हमने ऊपर पढ़ा सब सेक्शन 1 में, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको वो चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं या फिर वेरी कर सकते हैं। जैसा भी मैंने बताया, अगर सपोज जिस आदमी को ये पे करना है उसकी खुद की ऐसी कुछ कंडीशन आती है जिसकी वजह से वो अब पे करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा सेक्शन 125 पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि उसके पास सफिशियंट मीन्स होने चाहिए। अगर उसका सफिशियंट मीन्स नहीं रह जाता है तो फिर वो आदमी कहाँ से पे करेगा। इस केस के लिए यहाँ पे मेंशन है कि वो वहां पर उस ऑर्डर को वो कैंसिल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट। दूसरा जो टर्म है कि वहां पे वैरी किया जा सकता है, वैरी करने का जहां उसके टर्म्स को या तो घटाया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है कि अभी कितना अमाउंट जितना पहले दिया गया था या तो वो ऑर्डर कर सकते हैं इससे कम अब आपको देना है या फिर ये कहा सकता है कि इससे ज्यादा आपको देना है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करेंगे और जैसा हमको सही लगेगा। Subsection 3 कहता है where any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that सबसेक्शन 3 यहाँ बात करता है एक वेमेन के केस में जिसका डिवोर्स हो चुका है तो वो अपने हस्बैंड से जहाँ मंथली अलाउंस के लिए, तो वहां पर अगर वो सेटिस्फाइड है कि वो जो विमेन है द विमेन हैज आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड, तो उसके बेस पे वो जो भी अलाउंस मेंशन किया गया था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी अगर एक सर्टेन डेट पर ए और बी का डिवोर्स हुआ, उसके बाद एप्लीकेशन जो उसमें मेंशन किया गया, ए ने एग्री किया कि वो बी को 5000 रुपीज पर मंथ एज अ मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा एंड इसके 1 साल या 2 साल के बाद बी ने रीमैरी कर लिया मिस्टर सी के साथ, तो उसके बाद मिस्टर ए अप्लाई करेगा कोर्ट में कि अब बी की सी से शादी हो चुकी है, इन दोनों के आपस में अब मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक दूसरे के टुवर्ड्स बनती है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्योंकि उन्होंने रीमैरी कर लिया। ये मैटर को सुन करके मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि उन्होंने रीमैरी किया है तो फिर वो ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे मंथली अलाउंस पेड करने के लिए। दूसरा, the woman has been divorced by her husband and she has received whether before or after the date of said order the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order। ये टर्म स्पेशली एप्लीकेबल है मुस्लिम वेमेन के लिए, क्योंकि मुस्लिम वेमेन के मैरिज के केस में वहां पर उनको जब डिवोर्स होता है तो डिवोर्स के बाद एक कस्टमरी लॉ वहां पे उनका जो पर्सनल लॉ है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक अमाउंट उनको मेहर की रकम जिसको हम बोलते हैं वो रकम उनको प्रोवाइड करनी होती है। ये वो डिवोर्स से पहले भी ले सकती है, अगर उन्होंने पहले नहीं लिया हुआ है तो डिवोर्स के टाइम पर उनको जो भी ऑर्डर प्रोवाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर उन्होंने ये दे दिया है तो यहाँ जो भी अलाउंस का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग उसको कैंसिल किया जाएगा। और यहाँ इसके दो कंडीशन दिया है, इन द केस वेयर सच सम हैज बीन पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज पेड, अगर उस डेट से पहले ही ऑर्डर वो ऑलरेडी पे किया जा चुका है। दूसरा, इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इन इफ एनी फॉर सच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमेन, या फिर वो जो भी पीरियड प्रोवाइड किया गया था जिस डेट को ये ऑर्डर निकला था मेंटेनेंस का, जब से जब तक उसको प्रोवाइड करना था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो इन सारे मैटर्स में वहां पर भी वो कैंसिल या वेरी किया जा सकता है। तीसरा, the woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her right to maintenance or interim maintenance as the case may be after her divorce cancel the order from the date thereof। या फिर तीसरा केस होता है जहां पर कि डिवोर्स होने के बाद women ने अपनी मर्जी से अपनी खुद की इच्छा से अगर उसने मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का राइट सरेंडर कर दिया है, राइट सरेंडर करने का मतलब वो एक डिक्लेरेशन देना कि मैं इस आदमी से ये कभी भी कोई मंथली अलाउंस या इंटरिम मेंटेनेंस मुझे नहीं चाहिए आफ्टर डिवोर्स, तो वो ऑर्डर मिलने के बाद जब वो कोर्ट में सबमिट किया जाएगा तो जो ऑर्डर पहले पास किया गया था मंथली अलाउंस देने का उसको कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट सब सेक्शन बोलता है सेक्शन 4, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डोरी by any person to whom a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, civil court shall take into account the sum which has been paid to recovered by such person as monthly allowance for the maintenance or interim maintenance any of them as the case may be। तो जब भी सिविल कोर्ट यहाँ पर
ये डिसाइड करना होगा कि इसका मंथली अमाउंट कितना होगा मेंटेनेंस के लिए या फिर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कितना होगा। तो इसके अंडर में इस जो भी पर्सन्स कंसर्न्ड है उनके द्वारा जो भी अमाउंट लेन देन किया गया है या जो भी डोरी का दहेज का अगर आदान प्रदान हुआ तो उसके अंडर जो अमाउंट था वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके या डोरी का जो अमाउंट एग्री किया गया था वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करेंगे। Section 128 Enforcement of Order of Maintenance. A copy of Order of Maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be, shall be given without payment to the person in whose favor it is made, or to his guardian, if any, or to the person whom the allowance or maintenance for the interim or the expense, as the case may be, is to be paid. ये जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा उसकी कॉपी दोनों पार्टी को दी जाएगी या उनके गार्जियन को भी दी जाएगी, यानी जिसको क्लेम करने के लिए कहा गया है उसके गार्जियन को दिया जाएगा या जो आदमी को पे करना है उसको भी उसकी कॉपी विदाउट कॉस्ट फ्री ऑफ चार्ज उसको प्रोवाइड की जाएगी। एंड सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड मे बी, और वो आदमी जहां भी रहता हो उसका उस एरिया का जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि इस ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए। On such magistrate being satisfied as to the identity of parties and non-payment of allowance as the case may be expenses due। लेकिन जब भी वो इन्फोर्समेंट के लिए ऐसा कुछ करेंगे उससे पहले उनको इंश्योर कर लेना होगा कि वो सही पार्टीज जो है उस मैटर में मेंशन है उनके लिए वो कंसर्न है, प्लस नॉन पेमेंट का जो केस अगर वहां पे पे करना था नहीं किया गया तभी वो इन्फोर्समेंट के लिए कुछ करेंगे। अगर ऑलरेडी पेमेंट वो आदमी कर रहा है तो उसके लिए वहां पे मजिस्ट्रेट कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये था हमारा चैप्टर 9 जो कि हमारा मंथली अलाउंस या फिर मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड करता है जो भी सारे सेक्शन सीआरपी से मेंशन्ड है। थैंक यू वेरी मच।